अच्छा रैम्प ऑन है, रैम्प ऑन है, लोकल होस्ट /shika.in। सर जी एक आधा क्वेश्चन है। फॉर्म लगवाया था आपने, फॉर्म बड़ा है, एडजस्टमेंट में ही है, कि छोटा कैसे हुआ? दिखाओ। देखो, अगर आपके फॉर्म में फील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो उसे 2 कॉलम में किसी के साथ मत लगाओ, उसे फुल विड्थ में चलने दो, है ना। अकेले मतलब सिंगल कॉलम में लगाओ उसको, क्योंकि जब फील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो साइड बाय साइड लगाने से ऐसे हो जाएगा कि फॉर्म तो बहुत हाइट ज़्यादा हो गई और जो बराबर वाला कॉलम है उसमें इंफॉर्मेशन कम रह जाएगी। ठीक है। सो साइड बाय साइड जो फॉर्म लगते हैं वो ज्यादातर कॉन्टैक्ट फॉर्म ही लगते हैं, जिसमें 3-4 फील्ड्स होती हैं, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, क्वेरी, सबमिट। करेंगे इसके साइज का। हाँ देखो ना, अब इसमें जो आपका वो सेटिंग है उसकी, ये निंजा फॉर्म लगाया ना, तो निंजा फॉर्म वहां से लगाया होगा एलिमेंटर से, उसमें स्टाइल में जाके ये बताओ। इसकी सेटिंग भी होगी कहीं ना कहीं। चलो मैं इस पे दिखाता हूं। सो एक क्वेश्चन आया है कि हम फॉर्म को, जैसे हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज था, और यहां हमारा ये फॉर्म है, काफी बड़ा फॉर्म है ये, है ना। अब ये तो छोटा रह गया, ये बहुत बड़ा हो गया, ये अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी कि दोनों बराबर हो जाए। इसके लिए एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो टाइटल आ रहा है इसको हटा सकते हैं हम। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, जरा एडिट विद एलिमेंटर करो इसको, पेज को। ये एलिमेंट को सिलेक्ट करो, इधर ऑप्शंस आ गए इसके। ठीक है, और ऑप्शंस में स्टाइल पे जाओ। स्टाइल में देखो क्या क्या चीजें हैं यहां पे, फॉर्म की विड्थ, मार्जिन, फॉर्म का पैडिंग, बॉर्डर रेडियस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लेबल्स, इनपुट एंड टेक्स्ट एरिया, फील्ड डिस्क्रिप्शन, प्लेस होल्डर, रेडियो, सबमिट बटन, सक्सेस मैसेज, रिक्वायर्ड फील्ड नोटिस, एरर्स। ये सब एलिमेंट्स हैं जिनको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब जैसे इनपुट एंड टेक्स्ट एरिया है, वो जो बड़ा वाला मैसेज बॉक्स होता है ना, उसे टेक्स्ट एरिया कहते हैं। इसमें तो यहां आ नहीं रहा अभी पूरा। यहां पे अगर हम देखें साइट खोल के,
जिसमें लिखा होता है एंटर योर क्वेरी। ये इसको टेक्स्ट एरिया कहते हैं, ये वाला जो बड़ा वाला है। और ये जो ये वाले टेक्स्ट हैं इसे सिंगल लाइन टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है, या इनपुट बॉक्स भी कहते हैं इसको। तो यहां पे देखो आप इनपुट एंड टेक्स्ट एरिया, ठीक है, इनपुट एंड टेक्स्ट एरिया का कलर हमने रेड किया हुआ है, बॉर्डर नहीं दिया हुआ, रेड तो अच्छा नहीं लग रहा, खैर वहां पे इसको वापस व्हाइट कर दो। टेक्स्ट कलर अब ब्लैक रहेगा। टेक्स्ट इंडेंट, इनपुट हाइट, टेक्स्ट एरिया विड्थ, टेक्स्ट एरिया हाइट। टेक्स्ट एरिया की हाइट आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। लेट्स से मैं टेक्स्ट एरिया की हाइट कर देता हूं पिक्सल में, ये px, em एंड परसेंटेज। पिक्सल में मैं रखता हूं इसकी हाइट 20 पिक्सल इज इनफ। अपडेट करते हैं इसको और देखते हैं 20 पिक्सल में कितनी, 20 कम रह जाएगी, देखते हैं अभी क्या होता है। अपडेट होने दो। रिफ्रेश। देखो कम हो गई है पहले से, 20 पिक्सल पे इतनी आ रही है ना। और कम करके देखते हैं जरा इसको, मेरे ख्याल से इससे कम होगी नहीं, ये 20 पिक्सल से तो ज्यादा ही है, 5 पिक्सल। कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं शायद मेरे हिसाब से, जो टेक्स्ट एरिया है छोटा स्पेस होता है, जैसे जैसे हम लिखते चले जाते हैं वो बड़ा होता चले जाता है, ऐसा भी। हाँ, इसमें देखो यहां से तो छोटा कर सकते हो आप, ये यहां से भी नहीं हो रहा, बड़ा ही हो पाएगा, छोटा नहीं हो रहा छोटा है, नहीं, ये मिनिमम है, जितना पिक्स को रखा हो। इससे कम नहीं होगा ये। ओके, टेक्स्ट एरिया इससे कम नहीं होगा, ठीक है, मिनिमम इतना तो लेगा ही है। अच्छा, अब और इसके बराबर करने के लिए और क्या कर सकते हो कि ये टाइटल हटा दो, है ना, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते आप। बाकी इसमें स्पेसिंग का भी है, स्पेस भी कम कर सकते हैं आप, और स्पेसिंग कम करके देख लेते हैं जरा, 5 पिक्सल की स्पेसिंग, यहाँ 0 कर दें, अगर हम 0 तो अच्छी नहीं लगेगी, 2 पिक्सल कर दो इसको। सो स्पेसिंग कम करके भी काफी हाइट कंट्रोल हो गई है ना। और क्या कर सकते हैं इसमें, फील्ड डिस्क्रिप्शन, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में देखो क्या है, टेक्स्ट कलर है बस, और तो कुछ भी नहीं है। फील्ड डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट कलर, टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में फॉन्ट साइज जरा अगर हम, अच्छा इसमें भी जो हमारा इनपुट एंड टेक्स्ट एरिया है इसमें टाइपोग्राफी दिया हुआ है, देखो जरा, नीचे। अच्छा इसका फॉन्ट साइज आप कम कर सकते हो। फॉन्ट साइज इसमें अगर हम 12 कर दें, और इसकी लाइन हाइट भी होगी फिर तो, लाइन हाइट भी अगर हम कम कर दें इसकी, लेट्स से 5,
अब देखते हैं क्या होता है। सो ये कुछ हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं जिसकी फॉर्म की हाइट कम हो जाए, कुछ हद तक कंट्रोल हो जाए। फॉन्ट तो कम हो गया लेकिन अंदर की स्पेसिंग उतनी है ना। ये दोनों भी हटा के सकते हैं, उसको नीचे हो। देखते हैं और क्या हो सकता है। पैडिंग से कुछ पैडिंग 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 कर दो 5, नहीं 2 कर दो। अब देखो जरा, ओ, शायद कुछ और कम हो जाए। टॉप बॉटम दोनों की पैडिंग। कुछ तो फर्क पड़ा लेकिन नहीं, सिर्फ नीचे वाली की हुई है तो। नीचे वाला तो छोटा हुआ है, ऊपर वाला तो नहीं है। टेक्स्ट एरिया की हुई है क्या? इनपुट बॉर्डर रेडियस, नहीं इससे ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पाएगा ये। इनपुट की हाइट भी देख लेते हैं 5 पिक्सल करके। सो सिंगल लाइन टेक्स्ट वाला इनपुट है ना, और मल्टी लाइन वाला टेक्स्ट एरिया है। टेक्स्ट वो तो टेक्स्ट नहीं है। कुछ हद तक और कंट्रोल हो गया। ये इसकी पैडिंग पहले से कम हो गई है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब तो आप ये टाइटल ही खत्म कर सकते हो बस, ठीक है। टाइटल हमने अलग से डाला हुआ है, नहीं फॉर्म के अंदर ही टाइटल है। तो हम एक काम करते हैं, टाइटल देखो जरा, टाइटल भी होगा यहां कहीं। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अब इसका भी फॉन्ट साइज बहुत ज्यादा है, इसको आप फॉन्ट साइज ही कम कर दो और कुछ नहीं। तो लेट्स से इसका फॉन्ट हम रखते हैं 20, और हटा भी सकते हो इसको, ठीक है। और छोटा हो गया, ठीक। और टाइपोग्राफी में ही जाके, टाइपोग्राफी में है ही अभी हम, इसमें टॉप और बॉटम मार्जिन, टाइटल का टॉप एंड बॉटम मार्जिन, इसको अगर मैं 5 कर देता हूं, प्लस कहां गया वो, ये तो रहा, टाइपोग्राफी में लाइन हाइट होगी, इसको अगर मैं 5 कर देता हूं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता कुछ भी। सो लगभग आपकी जो पहले के कंपैरिजन में है वो 60% हो गया अभी है, या 70 तो हो ही गया है, हाँ जी। ठीक है। हाइट कम हो गई है अब इसकी। देखो एक अगर हम इस फॉर्म पे जाते हैं वापस, तो एक चीज हम चेक कर सकते हैं। कैसे आएंगे वापस, यहां से एग्जिट कर दो। जो WP फॉर्म होता है ना, उसमें
हम 2 कॉलम या 3 कॉलम लेआउट ले सकते हैं। इसमें चेक करना पड़ेगा कॉलम लेआउट है या नहीं निंजा फॉर्म में। सो डब्ल्यू क्लिक करके आप मेन डैशबोर्ड पे आ जाओ। निंजा फॉर्म्स पे आओ, डैशबोर्ड। ये वाला है हमारा, इसको क्लिक करो। डिस्प्ले पे आओ जरा। डिस्प्ले में अगर 2 कॉलम लेआउट हुआ तो ठीक, नहीं तो एडवांस्ड, इस फॉर्म में 2 कॉलम लेआउट नहीं है। डिस्प्ले सेटिंग, स्टाइल्स में देखते हैं। हाँ, ये कॉलम एंड रो है तो ये पेड वर्जन में तो नहीं है। लर्न मोर, पेड वर्जन में है। सो निंजा फॉर्म में 2 कॉलम लेआउट या मल्टी कॉलम लेआउट पेड वर्जन में है। ये देखो, ठीक है। सिंगल साइट का $49। देखिए ऐसे यूज करके अगर होता है तो। फॉर्म फील्ड्स, ना नहीं, ये इसमें नहीं आएगा। सो निंजा फॉर्म में ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप, रोज एंड कॉलम, कस्टम बैकग्राउंड, मोर राइटिंग विद सिंगल लाइन कोड, ये आएगा नहीं इसमें जहां तक मेरा ख्याल है। नहीं, पेड वर्जन में ही है वो। ठीक है, एक बार हम यहां से और कंट्रोल करके देख सकते हैं, शायद निंजा वो एलिमेंटर से हो जाए। सो यहां पे फिर से हम एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। अदरवाइज डब्ल्यूपी फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, एवरेस्ट फॉर्म में चेक करना पड़ेगा। एवरेस्ट फॉर्म में अगर हो जाता है तो निंजा फॉर्म की जगह आप एवरेस्ट फॉर्म यूज करो। उसमें भी ज्यादातर फीचर्स फ्री हैं। डब्ल्यूपी फॉर्म में ज्यादातर फीचर्स जो हमें चाहिए वो पेड है, इसको छोड़ के। वो यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, दोनों में से एक ही तो यूज करोगे ना। मतलब ऐसा हाँ, नहीं दोनों डालने कुछ उससे बना के नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक फॉर्म एक ही प्लगइन से बनेगा। ठीक है, यहां देख लेते हैं एक बार और स्टाइल्स में जाके, क्या इसमें मल्टी कॉलम का ऑप्शन है। कभी फॉर्म का साइज छोटा भी करना होता है। तो कर तो दिया सर, इससे कम कैसे होगा। इतना भी फॉर्म लगते हैं लोगों को। हाँ, तो वो दो फील्ड्स ही होती है ना फिर।
वो तो एक लाइन का भी होता है, सिंपल ईमेल आईडी डालो, सबमिट करो। डिस्क्रिप्शन का बॉक्स ज्यादा बड़ा था सर, वो हटाया जा सकता है। एक वो तो अब कर दिया ना हमने, Action query हटा अभी दो। भी डिस्क्रिप्शन काफी बड़ा था। इससे कम नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन वाला इससे कम नहीं होगा, क्योंकि वो है ही आपका टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट है। के लिए या अगर तो आपको उसको और कम रखना है तो आप उसको टेक्स्ट एरिया ना लेके आप उसको भी सिंगल लाइन टेक्स्ट ले लो, ये कर सकते हो आप। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी जो 4 लाइन आ रही है वो 1 लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये डिस्क्रिप्शन हटाई है, हटा भी नहीं सकते हो, जरूरत है तो। अगर नहीं जरूरत तो हटा दो। ठीक है, तो इसको तो करो पब्लिश। यहां मेरे ख्याल से तो नहीं है मल्टी कॉलम लेआउट, एडवांस में भी देख लो एक बार। एक चीज और रहेगी थी इसमें, हाँ, थैंक यू मैसेज जाना था क्लाइंट को, ठीक है जी। ओके, वो आपने बताया था, फिर आपने उस समय कहा कि इसे क्लोज करो, तो बाद में करेंगे, वो बात नहीं हुई। चलो अभी करते हैं। हाँ, यहां पे आप एक पेज बना लो, यहां से एग्जिट करो, एक पेज बनाएंगे हम एडिशनल, और उसके बाद देखेंगे क्या ये मल्टी कॉलम वाला एवरेज फॉर्म में है, एक बार चेक कर लेंगे उसमें भी। पेजेस में जाके ऐड न्यू, यहां पे थैंक यू नाम से एक पेज बना लो। थैंक यू, ठीक है, और इसको आप पब्लिश कर दो। एडिट विद एलिमेंटर करके इसको, इसमें जो भी मैसेज लिखना चाहते हो आप, फॉर्म सबमिट करने के बाद जो मैसेज आना चाहिए वो आप इसके ऊपर लिख दोगे, एडिट विद एलिमेंटर करके। तो यहां पे एक टेक्स्ट एडिटर से ही लिख लो, थैंक्स फॉर शोइंग इंटरेस्ट, we will get back to you soon. In the meantime, you can explore our website or call us at, ठीक है, इसको आप सेंटर लाइन कर दो स्टाइल में जाके, प्लस टाइपो, एक कलर तो चलो रेड कर दो, टाइपोग्राफी में जाके फॉन्ट साइज कर दो इसका 36, फॉन्ट वेट बोल्ड, और ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, ताकि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाए। दैट्स इट, अपडेट कर दो इसको। प्रीव्यू ऐसा दिखेगा, देखो ये ऐसा दिखेगा, और यहां तक आपका इसका यूआरएल है, localhost/rashika/thank you, है ना। कॉपी कर लो इसको, वापस आ जाओ डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे आके हम फिर से फॉर्म्स पे जाएंगे, निंजा फॉर्म्स डैशबोर्ड,
अब हम ये चाहते हैं कि जैसी कोई फॉर्म फिल कर दे उसके बाद वो सीधा रीडायरेक्ट हो जाए थैंक यू पेज पे। तो अपने वाले फॉर्म को क्लिक करो, और ईमेल एंड एक्शंस पे जाओ, ईमेल्स एंड एक्शंस। यहां पे सक्सेस मैसेज तो आ ही रहा था अभी, है ना। फॉर्म सबमिट होने पे उसी पेज पे सक्सेस मैसेज आ जाता था कि योर फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड। लेकिन यहां पे आप नया एक्शन ऐड करोगे और वो एक्शन है रीडायरेक्ट, ठीक है। यहां पे यूआरएल डाल दोगे रीडायरेक्शन का और डन कर दोगे, ठीक। ये ऑन रहना चाहिए, जो भी ऑफ कर दोगे वो काम करना बंद कर देगा। ये रीडायरेक्ट ऑन हो गया, पब्लिश कर दो इसको और एडवांस पे जाके देखो जरा, एडवांस पे डिस्प्ले सेटिंग्स में क्लियर सक्सेसफुली कंप्लीटेड फॉर्म ऑन है, हाइड सक्सेसफुली कंप्लीटेड फॉर्म ये भी ऑन है, डिस्प्ले फॉर्म टाइटल ऑन है। एडवांस में जाके देखो, ठीक है। सो अब अगर हम फॉर्म भरते हैं, अपना फॉर्म रन करके देखते हैं, reshika.in, थैंक यू पेज जो बनाया था वो कहाँ पर क्रिएट हुआ है? हाँ, जो थैंक यू पेज पेजेस में ही क्रिएट हुआ है वो। तो यहाँ मेल नहीं, यहां नहीं दिखा रहे ना हम, वहां मेन्यू में नहीं उसको। नहीं, मेन्यू में नहीं दिखाएंगे, कोई डायरेक्ट ना जा पाए उस पर। और कोई भी नहीं जा सकता, सिर्फ यूआरएल से हम जा सकते हैं। नहीं फॉर्म भर के ही जा सकते हैं कोई बस। कंसेप्ट ही नहीं है हमारा भी जाने का। हाँ। अच्छा अच्छा। ठीक है, ये फॉर्म भरा हमने, सबमिट। पहले क्या होता था, यही मैसेज आ जाता था। अब देखो ये प्रोसेस होने के बाद मैसेज तो आ ही गया, लेकिन थैंक यू पेज पे भी पहुंच गया है। ये बहुत जरूरी है थैंक यू पेज पे पहुंचाना, क्योंकि कल को हम कन्वर्जन ट्रैकिंग करेंगे, या फेसबुक में चाहे गूगल में कन्वर्जन ट्रैकिंग जब हम करेंगे, फेसबुक में पिक्सल और इसमें गूगल ऐड में कन्वर्जन सेट करेंगे, तो थैंक यू पेज पे पिक्सल मतलब इवेंट पिक्सल लगता है ना। जो इवेंट बनता है वो थैंक यू पेज पे बनता है, कि अगर कोई थैंक यू पेज पे पहुंच गया तो कन्वर्जन हो गया, ठीक। इसलिए थैंक यू पेज लगाना यहां पे जरूरी है। क्लियर। एक चीज और जो आज मैं बताना चाहूंगा आपको, फिर हम ई कॉमर्स की तरफ चलेंगे। यूआरएल में ये डाल के डन करना है सर। हाँ, अभी अपने आप जाएगा मैसेज। कर लो ना सब मैसेज करके कैसे? फॉर्म फिल करना था, जाके दोबारा से साइट खोल के मैं बताऊँ यहाँ से फॉर्म यहाँ नंबर देती हूँ। ओके। काम कर रहे हो तुम वास्तु पे एडिट विद एलिमेंटर होम पेज को, ठीक है। फ्रेग्रेंस सर हम होम पेज को एडिट कर एलिमेंटर। हाँ, मैं अपने एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, उसके लिए मैंने किया है। देखो ये जो कॉलम है या ये जो एलिमेंट है, देखो चाहे कॉलम चाहे एलिमेंट चाहे पूरा सेक्शन, ठीक है।
उस पे जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं अप्लाई कर सकते हो आप। मैं इस एलिमेंट पे यानी कि इस हेडिंग पे अप्लाई कर रहा हूं पहले। इसके एडवांस में गया मैं, एडवांस में जाके थोड़ा सा नीचे अगर आप जाएंगे, यहां मोशन इफेक्ट्स होता है। मोशन इफेक्ट्स ये बेसिकली रिवील इफेक्ट होते हैं। रिवील इफेक्ट्स मतलब जब स्क्रॉल करते हुए कोई इस एलिमेंट के सामने आएगा तो ये मतलब मोशन इफेक्ट्स आएंगे इसमें, एंट्री इफेक्ट्स या अपीयरेंस इफेक्ट्स जो भी हैं। ठीक है, तो देखते हैं वो कौन कौन से इफेक्ट्स हैं। मोशन इफेक्ट्स, एंट्रेंस एनिमेशंस हैं ये सारी, और एक ही बार आती हैं ये। जब आप रिफ्रेश करोगे तो दोबारा आएगी। ठीक है, कौन कौन सी है देखो, फेड इन, फेड डाउन, फेड लेफ्ट, फेड राइट, फेड इन अप, इतनी सारे इफेक्ट्स हैं देखो। जूम इन, जूम डाउन, जूम लेफ्ट, जूम इन राइट, है ना। अब जरा हम इसको ये वाली ट्राई करते हैं, देखो ये देखो। ठीक है, अब ये जो एनिमेशन हमने लगाई है इसका ड्यूरेशन नॉर्मल रहेगा, स्लो रहेगा या फास्ट रहेगा। स्लो कर दो, और जब कोई यहां पे आएगा तो कुछ सेकंड का क्या आप डिले भी देना चाहते हो कि एकदम से ना आ जाए, है ना। तो यहां पे मैं 500 का डिले दे रहा हूं, यानी कि आधे सेकंड का। चलो इसको 1000 कर देते हैं और हम देखते हैं कि अपडेट करने के बाद अगर मैं होम पेज पे जाता हूं, अगर मैं लोकल होस्ट ये देखो, है ना। तो अगर आप अलग अलग एलिमेंट्स पे अलग अलग इफेक्ट्स लगाते हो तो यूजर को मूवमेंट्स होते हुए अच्छे लगते हैं स्क्रीन पे, कि जैसी वो आ रहा है, अरे ये इधर से कोई आ रहा है, ये इधर से आ रहा है। ऐसे ही हम देखो इन दोनों पे भी लगाते हैं, एक इस इमेज पे, कॉलम पे भी लगा सकते हो, है ना, लेकिन हम इस इमेज पे लगा रहे हैं। एडवांस, मोशन इफेक्ट, एंट्रेंस एनिमेशन, फेड इन लेफ्ट, इधर से आएगी लेफ्ट से। स्लो 500 का डिले दे दो, अपडेट कर दो, बल्कि इसको इस पे भी लगा दो, इस वाले पे। एडवांस, मोशन इफेक्ट्स, इसको नीचे से ले आओ, नहीं इसको राइट से ले आओ। स्लो 500 का डिले, अपडेट। देखो हम यहीं पे हैं अभी, यहां पे इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूं। ठीक है, तो ये इस तरह के इफेक्ट्स अगर आप डालोगे अपने एलिमेंट्स पे या सेक्शन पे या रो पे, मतलब कॉलम पे, पूरे सेक्शन पे डालोगे तो पूरे पे एक इफेक्ट आएगा। मतलब ये पूरा एक सेक्शन था ना हमारा, इसमें 2 कॉलम्स थे, तो पूरे सेक्शन पे वो इफेक्ट, एक सिंगल इफेक्ट आएगा। जब आप एलिमेंट्स पे डालते हो तो एक पर्टिकुलर सेक्शन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अलग तरह से एनिमेट कर सकते हो आप। ठीक है, सो ये है आपके
कॉन्सेप्ट्स, मैंने सोचा था ये कॉन्सेप्ट जो मोशन वाला है वो आपको ई कॉमर्स में बता दूंगा, लेकिन यहीं पे हो गया है कवर। ये है आपकी बिजनेस वेबसाइट, ठीक है। इसमें आपको जब जिस चीज की जरूरत पड़े, प्लगइन्स नाम का चिराग का जिन है आपके पास, उसको घिसो, उसको बोलो हमें क्या चाहिए, सर्च में लिखो, बोलने का तरीका है सर्च में लिखो क्या चाहिए आपको, और जिन आपको वो चीज निकाल के दे देगा, ठीक है। हमें यही नहीं पता होता हमें क्या बोलना है, वर्ड ही बस मिलते हैं। नहीं देखो, जो आप चाहते हो उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, क्या मतलब वो करता क्या है वो प्लगइन, वो लिख दो बस वहां पे इंग्लिश में, ठीक है। आपको चाहिए जैसे कहीं आपने देख लिया कि कर्सर ऊपर लेके जा रहे हैं, एक कार्ड फ्लिप हो जाता है, आगे इमेज पीछे इंफॉर्मेशन आ जाती है, कई जगह देखा होगा आपने ये, है ना। आगे इमेज पीछे इंफॉर्मेशन, मैं दिखा भी देता हूं अभी, रुको। ओके, क्या डिस्कस करने वाले थे हम? तो प्लगइन से कुछ भी मान लो, शॉपिंग टाइप करके, और वो फ्लिप नहीं, वाला, फ्लिप वाला। तो यहाँ पे सहज इंटरनेशनल.in, ये वेबसाइट मैंने 2 साल पहले बना के दी थी, लॉकडाउन में बनाई थी ये वेबसाइट मैंने। अब यहाँ देखो, ये इनके कुछ सर्विसेज हैं। किसी भी सर्विस पे आप जब कर्सर लेके जाते हो तो उस इमेज की जगह वहां पे इंफॉर्मेशन आ जाती है, ये क्या रहा है? ठीक है। ये क्या हो रहा है, मतलब ये पलट रही है ना कोई चीज। एक कार्ड है जिसकी 2 साइड्स हैं, ताश के पत्ते होते हैं, एक तरफ इमेज बनी होती है, दूसरी तरफ लिखा होता है उसमें कि वो कौन सा पत्ता है, वही चीज है ये, है ना। और पलटने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्लिप, फ्लिप करना। तो यहां पे आप क्या सर्च करोगे, फ्लिप कार्ड या फ्लिप इमेज, है ना, या फ्लिपिंग ऑप्शन, फ्लिप टेक्स्ट, या पूरा ही लिख दोगे फ्लिप इमेज विद फ्लिप टेक्स्ट विद इमेज, है ना। तो आपको ये उसको प्लगइन्स में ये सर्च करना है कि आप चाहते क्या हो। नाम तो पता ही नहीं है ना आपको प्लगइन का। जैसे आप अपनी वेबसाइट में ई कॉमर्स इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपको पता है ना, ई कॉमर्स प्लगइन सर्च करोगे,
अब इसका नाम है WooCommerce, लेकिन आपको तो नहीं पता ना नाम, आप तो सर्च करोगे ई-कॉमर्स प्लगइन। फॉर्म चाहिए, ये तो मैंने बता दिया, निंजा फॉर्म होता है, WP फॉर्म होता है, एवरेस्ट फॉर्म होता है ना। आप क्या टाइप करोगे वहां? फॉर्म प्लगइन। अब हर फॉर्म में अलग अलग प्लगइन है, नहीं, फीचर्स हैं वो, आप देखो, वो तो आपको मोर डिटेल्स पे जाके देखना पड़ेगा कि कौन सा आपके काम का है। ये तो रिसर्च है। अभी तो आपको आसान लग रहा है, मैंने बता दिया आपको, लेकिन जब आप कोई नई चीज देखोगे उस पर रिसर्च तो करोगे ना। बिना रिसर्च के तो आप कभी अपने आप को अपग्रेड कर ही नहीं सकते, फिर तो स्पून फीडिंग चलती रहेगी, तो फिर रटाया रह गया ये तो फिर, है ना। जब भी कोई प्रॉब्लम आई मेरे को फोन करोगे, और ये सिलसिला पूरी उम्र चलता रहेगा जब तक आप रिसर्च करनी शुरू नहीं करोगे। ठीक है, मेरे से पूछना जितनी जल्दी छोड़ दोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट जितनी जल्दी हो जाओगे, और वो कैसे होगे? जब खुद ढूंढना शुरू करोगे चीजों को, वो प्रैक्टिस में आ जाएगा फिर। ठीक है, अदरवाइज आप पूछते जाओगे, मैं तो बता ही दूंगा, क्योंकि मैं तो इतनी रिसर्च कर चुका हूं, मुझे हर चीज पता है इसमें कि किस चीज में कैसे होगा। उस सिचुएशन पे आपको पहुंचना है। वर्डप्रेस में पढ़ाता ही नहीं था पहले। मैं कहता था भाई तुम्हें वेबसाइट थोड़ी बनानी है, तुम्हें तो डिजिटल मार्केटिंग करनी है। लेकिन मार्केट में अब ट्रेंड ऐसा चल गया ना, एक पर्सन हायर कर लिया, उसी से सारे काम कराने हैं, है ना। सब कुछ आना चाहिए जी उसको। अब जब स्टूडेंट इंटरव्यू देने जाते थे, वहां पूछते थे वेबसाइट बनानी नहीं आती, फिर नियम रखेंगे। फिर मैंने ये मॉड्यूल ऐड किया वर्डप्रेस का, और मैं तब कोडिंग में ही वेबसाइट बनाता था, मैं वर्डप्रेस पे नहीं बनाता था। आपको आती है कोडिंग? हाँ, HTML PHP वगैरह सब आती है। ठीक है, तो मैं कोडिंग में ही वेबसाइट बनाता था पहले, और जब वर्डप्रेस पढ़ाना था, मैंने वर्डप्रेस पढ़ाना शुरू किया है 16 से। नहीं, 16 में तो मैंने इंस्टीट्यूट शुरू किया था। वीडियो में आपने बोला, मैंने रात को ही सुनी है। 2016 16 में स्टार्ट किया था मैंने, और मेरे ख्याल से उसके 1 साल बाद मैंने वर्डप्रेस पढ़ाना शुरू किया है 17 में। और 2 दिन मैंने रिसर्च की वर्डप्रेस पे, मुझे आता ही नहीं था पढ़ाने से पहले। 2 दिन मैंने रिसर्च की और पहली क्लास ले ली थी मैंने कॉन्फिडेंटली। ठीक है, हाँ वही, हम नए प्रोजेक्ट पे जाके बिना समझे भी समझा देते हैं ना, तो वो उसके एक्सपर्ट है, तो सर इन चीजों के बिल्कुल एक्सपर्ट है। हमें यहाँ चीज आपको ये देखना है कि आप कितनी जल्दी रिसर्च करते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, किसी भी नए काम को शुरू करो तो पता ही नहीं होता उसके बारे में कुछ, लेकिन जब हम उसे करने लगते हैं, और कार चलानी भी सीखो अगर, तो कितने दिन ड्राइवर को साथ बिठा के रखोगे? एक दिन तो आएगा ना जब आपको अकेले चलानी पड़ेगी। अगर आप घबराते रहोगे, मैं तो अकेला चला ही नहीं सकता, कभी नहीं सीखोगे गाड़ी। ठीक है, तो जब तक डर नहीं निकलेगा कार चला ही नहीं पाओगे आप। यही हर चीज में एप्लीकेबल है। जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगे कि मैं कर सकता हूं, ढूंढूंगा मैं चीजें, तब तक कोई नई चीज मिल जाएगी किसी वेबसाइट पे, फिर रिसर्च करना पड़ेगा ये कौन सा प्लगइन हो सकता है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को चलो एक असाइनमेंट देता हूं, एक प्लगइन ढूंढना। मुझे अपनी वेबसाइट पे कुछ पेजेस ऐसे रखने हैं जो सिर्फ लॉगिन करे अगर कोई मेरी वेबसाइट पे, तभी वो एक्सेस कर पाए। मतलब एक सिक्योर्ड एरिया रखना है अपनी वेबसाइट पे, जो रजिस्टर्ड लोग हैं, जो मतलब
तो उसमें नाम ईमेल डालने के बाद यूजर नेम पासवर्ड डालेगा अपना, तभी तो। मेल आईडी। तब उसको वो पेज एक्सेस होंगे। ये प्लगइन ढूंढना आज आप लोग, ठीक है। किसी ने अपनी वेबसाइट पर कोई प्लगइन लगा करो बस मत डालते हो, वो कैसे पता चलेगा कि ये करो बस मत प्लगइन कौन सा लगा है? तो कर रहे हैं तो जहाँ तक मैं बहुत पूछ ले देखो, बैंक में जाके पता मुझे तो कुछ पता ही नहीं। प्लगइन का कुछ आइडिया लग सकता है आपको अगर आप उसकी कोडिंग में एंटर कर जाओ, कोडिंग इंस्पेक्ट करो उसकी। जैसे ये पेज है, अब मैं ये वाला है ना, इसको मैं राइट क्लिक कर रहा हूं और इंस्पेक्ट करता हूं इस एलिमेंट को, इसकी यहां कोडिंग खुल गई है ना। अब इस कोडिंग को, मतलब प्लगइन तो नहीं सीधा बताएगा ये आपको, लेकिन आइडिया लगा सकते हो आप कि शायद इसका नाम ये हो, शायद इसका नाम ये हो, है ना। ये सब इससे रिलेटेड प्लगइन है। IHEWC होवर फिगर। अब ये जो कोड है क्लास इक्वल टू, इसको मैंने कॉपी किया, गूगल पे सर्च किया, और यहां अगर मिल जाए आपको ये प्लगइन का नाम, तो आप पता लगा सकते हो कि कौन सा ये प्लगइन यूज हो रहा है। ये भी हटा दो, क्लास इक्वल टू। सीरियसली सर्च प्लगइन पे डाल दे दो। हाँ, जहाँ पे प्लगइन न्यू प्लगइन अपलोड कर रहे हैं एच आ रहा है बीच में, इसलिए नहीं बता ये देखो ये आ गया ना, और इमेज होवर इफेक्ट अल्टीमेट, है ना। एक तो ये आ गया, हाउ टू ऐड इमेज होवर इफेक्ट्स इन वर्डप्रेस, या मतलब ढूंढ लो, रिलेटेड चीजें आ गई, वर्ड मिल गया ना, है ना, रिलेटेड चीजें आ गई। अब चांसेस है कि इनमें आपको एक एक करके देखो तो आपको वो चीज मिल जाए जो आपको चाहिए। हो सकता है कोई और प्लगइन हो, बट फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। नहीं तो आप सीधा सर्च करो ना, जो सीधे प्लगइन से नहीं सर्च कर सकते, वहां से भी कर सकते हो। वहां पे होगा तो Flip. ऑटोमेटिकली निकल आएगा। इमेज विद टेक्स्ट वर्डप्रेस प्लगइन, ये आ गया देखो। अब यहाँ से क्या करेंगे इसको, ये तो मिल गया फ्लिप बॉक्स। नाम ये- मिल गया ना, नाम उसमें जाके सर्च करो। हाँ देखो, यहाँ नाम तो पता लग गया, उसे वहां भी सर्च कर सकते हो हाँ आप, हाँ बिल्कुल। यहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से तो इन्फॉर्मेशन मिल गई कि किस तरीके का हाँ, है। इंफॉर्मेशन भी मिल गई, डाउनलोड भी कर सकते हो यहां से आप। ये देखो डाउनलोड, तो ये डाउनलोड कहाँ होगा, ये तो मेरे सिस्टम में होगा, मेरे उसमें हाँ सिस्टम में हो गया ना। हाँ अब देखो ये डाउनलोड हो गया, हम गए यहाँ पे प्लगइन्स में। प्लगइन, डैशबोर्ड खुला हुआ है कहीं, डैशबोर्ड डैशबोर्ड आप डैशबोर्ड, उस ये सिस्टम से ले सकते हैं। चलो इसे डन करके हम यही डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। प्लगइन्स में जाओ, ऐड न्यू पे जाओ। प्लगइन्स दो तरह से ऐड होते हैं, एक प्लगइन्स के सर्च बॉक्स में सर्च करके वहीं से इंस्टॉल कर लो, लेकिन अगर आपके पास कोई प्लगइन है डाउनलोडेड तो ऊपर अपलोड प्लगइन का ऑप्शन भी है। ठीक है, अपलोड प्लगइन करो, चूज फाइल, जिप फाइल लेता है, और अभी हमने एक जिप फाइल डाउनलोड की है, ये इमेज होवर इफेक्ट्स अल्टीमेट विजुअल। वैसे ये वाला प्लगइन हमारे काम का है नहीं, है ना, लेकिन प्लगइन इंस्टॉल करके दिखा रहा हूं मैं आपको। इंस्टॉल नाउ। ये एलिमेंटर की तरह एक और एडिटर है, विजुअल कंपोजर, ये उससे रिलेटेड है ना। और हो सकता है इंस्टॉल होने के बाद कहे कि विजुअल कंपोजर पहले डालो। एक्टिवेट करो इसको।
तो यहां से आप अपलोड भी कर सकते हो और डायरेक्ट प्लगइन्स में सर्च भी कर सकते हो। दोनों मेथड आपको मैंने बता दिए हैं। सर वो HTTP वाला करा दीजिए। अभी कराते हैं। सो ये आ गया ना, क्रिएटिंग योर फ्लिप बॉक्स। अब ये वीडियो भी दे दी है इसने कि कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये आ गया, देखो। ठीक। अब कई बार क्या होता है, हमारी जो वेबसाइट है हमने सिक्योर करा रखी है, वो SSL बताया था मैंने आप लोगों को, सिक्योर सॉकेट लेयर, HTTPS पे चलनी चाहिए आपकी वेबसाइट। हमारे होस्टिंग पे कई बार SSL होता है, लेकिन हम उसको ऐसे खोल लेते हैं, HTTP:// लेट्स से ये तो चलो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्टेड है। अगर आप किसी भी साइट को HTTP से खोल लेते हो, जैसे आपकी कौन सी थी, त्रिकुटा, एंटर, ये अभी HTTPS पे खुली है, मैं HTTP से खोल रहा हूं इसको, नॉट सिक्योर आ गया, ये आ गया नॉट सिक्योर। अब मैं ये चाहता हूं कि कोई गलती से अगर HTTP से खोल भी ले तो वो अपने आप HTTPS से ही खुले, रीडायरेक्ट हो जाए वो, ताकि ये इश्यू ना आए। यहां तो खुल गई वेबसाइट, जो फर्स्ट टाइम खोल रहा होगा उसकी तो खुलेगी भी नहीं, उसे लगेगा ये तो वेबसाइट क्या है, ये तो इसमें वायरस भी हो सकता है, घबरा जाएगा वो, है ना। तो आप क्या करोगे, यहां पे प्लगइन्स पे जाओ, कहां गए, ये प्लगइन्स पे जाओ, ऐड न्यू करो, यहां सर्च करो HTTP to HTTPS ऑटो रीडायरेक्ट, यही तो हम करना चाह रहे हैं। देखो प्लगइन कैसे सर्च करते हैं, जो चाहिए लिख दो, है ना, ऑप्शन दे देगा अपने आप। ये सब प्लगइन्स हैं, रियली सिंपल SSL, रीडायरेक्शन, इजी HTTPS रीडायरेक्शन, सब प्लगइन्स हैं, इसी इनसे सेम काम हो रहा है ना। मान लो हमने इसको इंस्टॉल किया, रैंडमली कर रहा हूं मैं, कोई भी इंस्टॉल, मतलब कोई चॉइस नहीं है मेरी। एक्टिवेट, अब देखो ये कहीं तो आया होगा, ये जब कहीं नहीं आता, अगर यहां दिख रहा है तो ठीक है, ये आ गया देखो HTTPS रीडायरेक्शन। यहां कहीं नहीं दिखता तो एक बार सेटिंग्स में जरूर देख लो, सेटिंग्स में भी नहीं मिल रहा तो प्लगइन्स की लिस्ट में आ जाओ, वहां से सेटिंग पे चले जाओ। जैसे अभी हमने ये प्लगइन्स खुले हुए हैं और ऊपर चला जाएगा इंस्टॉल्ड प्लगइन, ये सेटिंग्स पे जा सकते हो यहीं से, लेकिन हमें तो यहां भी मिल गया है सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में HTTPS रीडायरेक्शन पे जाओ आप, enable automatic redirection to HTTPS, apply HTTPS redirection on whole domain, not on specific pages, सब पे, ठीक है। सेव चेंजेस,
इतना कर दोगे तो कोई HTTP भी लिखेगा तब भी HTTPS वर्जन खुलेगा और नॉट सिक्योर्ड नहीं आएगा। ये कहाँ, ये तो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में आ गया मेरा, तो ये इजी HTTP सेटिंग्स में भी होगा, देखो क्यों नहीं, अभी वहां से आ गया, अब उसको क्लिक कर लिया, सेटिंग्स को क्लिक करो। सेटिंग्स को करो। इसका सर रीजन क्या है जो ये छोड़ देते हैं? जैसे अभी जैसा हम कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में ये कर रहे हैं HTTP से HTTPS पे जा रहे हैं, तो सभी क्यों नहीं करते हैं सर? ऐसा क्या रीजन है? देखो कई वेबसाइट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाती हैं अगर आपने इंप्लीमेंट किया हुआ है। कई बार क्या होता है, हम अपना हमारे सर्वर पे SSL अभी एक्टिवेट नहीं हुआ होता और हम उससे पहले ही वर्डप्रेस डाल देते हैं। अच्छा, है ना? उस केस में क्या होता है, वर्डप्रेस जो है नॉन सिक्योर्ड वर्जन पे इंस्टॉल हो जाता है और अगर कोई HTTPS डालता है तो वो HTTPS पे चला जाता है, कोई HTTP डालता है तो वो HTTP पे चला जाता है। ये प्रॉब्लम तब आती है। अच्छा, है ना? होता क्या है, जब आप ऐसा पैकेज लेते हैं जिसमें आप मल्टीपल डोमेन्स को होस्ट करते हैं, तो जब भी आप नया ऐड करते हैं उसमें डोमेन, वो कुछ टाइम तक अनसिक्योर्ड रहता है। ठीक है? क्योंकि वो पहले इंस्टॉल होगा प्रॉपरली, फिर उस पे SSL शिफ्ट होता है। जी, अगर हम इंस्टॉल कर डोमेन वहां सेटअप करते ही वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देते हैं, जैसे कि मैंने किया भी था इनके केस में कि ये फटाफट लॉगिन कर लें, तो फिर ये प्रॉब्लम आती है कि आपको रीडायरेक्शन का प्लगइन डालना पड़ता है। ठीक है? बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट भी, जैसे NHAI की वेबसाइट आप खोलो तो कभी कभी अगर कुछ चीज उसमें खोल रहे हैं हम, मैं मंथली पास रिचार्ज करता हूँ तो वो नॉट सिक्योर दिखाती है। हाँ, तो वो तो उनकी कमी है ना। देखो कौन सी, कुछ उनका NHAI बहुत सारे दिखाते कुछ वेबसाइट सीधे जाते हैं एकदम नॉट सिक्योर दिखाने लगते हैं। हाँ दिखाता है तो इतनी कई। अब आप उसे HTTPS पे खोल के देखो, अगर तब भी अनसिक्योर्ड आ रही है, ओके इसका मतलब उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ SSL का। ओके बाकी उस पे सर्च कर रहे हैं। मेरी वेबसाइट है उसको करने के लिए अभी मैं ऐसे कनेक्ट ना करूँ ना HTTP, मैं तुम्हें लॉगिन दूंगा, उसके बाद करोगे जो भी करोगे तुम। ठीक है? तो उन वेबसाइट्स पे वैसे सर्च करने में, कुछ लॉगिन करने में कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं सर, देखो अनसिक्योर्ड साइट है अगर, मैं तुम्हें डिफरेंस बता देता हूं आज फिर। जी, सिक्योर साइट का मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन आप वहां पे डालते हो फॉर्म के थ्रू, वो एनक्रिप्ट होके जाएगी। यानी कि अगर वो हैक हो जाती है तो वो डायरेक्ट पढ़ी नहीं जा सकती, कोडेड फॉर्म में है वो, और उस कोड को ब्रेक करने के लिए हैकर्स को मेहनत करनी पड़ेगी। है ना? ये ऐसे हो गया जैसे आप कहीं जा रहे हो 4 दिन के लिए बाहर, या 1 घंटे के लिए भी जा रहे हो, घर पे ताला लगा के जाते हो ना, बिना ताला लगाए तो नहीं चले जाते। बिना ताला लगाए जाने का मतलब भाई आप तो ओपन इनविटेशन दे रहे हो कि आओ कोई भी चोरी कर लो। नहीं हो चोरी तो वो अलग बात है ना? जब तक नहीं हो रही किसी दिन हो भी जाएगी। है ना? लेकिन जब आप ताला लगा देते हो तो अब ऐसा नहीं कि वो ताला टूट नहीं सकता। हाँ, वही मेरा बात कहने वाली थी। है ना? ताला टूट नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन आप बढ़िया से बढ़िया ताला लगाने की कोशिश करोगे। है ना? तो SSL भी यही चीज होती है। ये एक की बनती है इसमें भी, जो कितने बिट की है उस पर डिपेंड करता है। आजकल 256 बिट की चल रही है। जितने ज्यादा बिट्स की होगी उसको ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होता है। ठीक है? पहले हैकिंग बहुत आसान होती थी। एक रोबोट मतलब कोडिंग लगाई वेबसाइट पे और उसमें कोडिंग कर दी कि मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना ले वो पासवर्ड के, और चेक करके देखता रहे कौन सा हिट हो रहा है ना? अब हर वेबसाइट पे क्या हो गया, लॉगिन अटेम्प्ट की रिस्ट्रिक्शन लग गई है,
और उससे भी बड़ा अब ओटीपी आने लगा है। हाँ, चीजें सिक्योर होती जा रही हैं अब धीरे धीरे। जैसे चोरी के रास्ते बन रहे वैसे वैसे हाँ। आगे बनते हैं। ठीक है, अब ताले भी जो बन रहे हैं वो भी गारंटी देते हैं सिर्फ अपनी चाबी से खुलेगा, क्योंकि उसके जो कॉम्बिनेशंस हैं अंदर घूमने के वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अगर कोई ताला चाबी खो भी जाए, पहले चाबी बनाने वाले आसानी से बना देते थे, अब उन्हें भी ज्यादा टाइम लगता है बनाने में। डिजिटल लॉक वगैरह भी आ गए। और अब आ गए डिजिटल लॉक, वो तो और भी ज्यादा सिक्योर्ड है। अब वो ज्यादा सिक्योर्ड क्यों है? देखो, घर में अगर आप डिजिटल लॉक लगा के रखते हो तो वो जो नॉर्मल चोर है इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो तोड़ लेगा, उसका ब्रेक कर देगा, वो भी अपग्रेड नहीं है ना। और जो उस लेवल पे पढ़ा लिखा होगा है, वो ऐसे चोरी है। वो ऐसी छोटी मोटी चोरी करेगा ही नहीं, वो तो सीधा आपका बैंक अकाउंट साफ करेगा, है ना। तो घर में अगर आप डिजिटल लॉक लगाते हो उससे सिक्योर कोई ताला नहीं है, है ना, क्योंकि टेक्निकल जो पर्सन है वो छोटी मोटी चोरी पे नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम वेबसाइट पे कुछ पेजेस बना के मतलब वो डाल देते हैं, जिसमें से अब मान लीजिए हमने 15 दिन नहीं छेड़ा उसको, 2 खुल रहे हैं और एक पे एरर आ जाता है, वो उसका क्या रीजन है? एरर आता है? ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा होता है दिखाना है कभी। सेफ चेंजेस का कोई नहीं पता, मतलब यूजर्स के लिए नहीं हाँ, खुलेगी फिर सेव वो, चेंजेस। बस ये 2 क्लिक करके ये नहीं फोर्स वाला मतलब पेज पब्लिश नहीं। नहीं। वैसे इसे भी कर नहीं, सकते हो, पहले फोर्स तो था, रिसोर्सेज टू मेन्यू में ऐड भी यूज। था। उससे क्या हो जाएगा फिर? अब यूजर्स के लिए वो मतलब जो पहले के आपकी इमेजेस डली हुई होंगी ना हाँ, HTTPS इंस्टॉल होने से पहले, वो भी सिक्योर हो जाएंगे अपने आप। तो कैसे करूँ वापस? कर दो उसको, चेक कर दो। अरे यहाँ पर आ रहा है, ये इसको करो। हाँ, तुम देखो, ठीक है भाई, तो ये वर्क एक सिंपल बिजनेस साइट के बारे में और ब्लॉगिंग के बारे में जितना मुझे बताना था वो मैं बता चुका हूं। अब आप आगे रिसर्च पे डिपेंड करेगा आपकी कब क्या। अभी जो आप वेबसाइट्स बनाओगे ना, आपको इन्हीं चीजों में काम चल जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई क्लाइंट एक वेबसाइट आगे रख देता है, मुझे ये फीचर चाहिए, तो कर दिया था फिर मांग नहीं हो गया। हो गया। फिर पहले इसको नहीं किया था तो फिर यहीं आ गया था, इसको भी कर दिया फिर यहीं आ नहीं तो आएगा तो यहीं पे ना वो। अच्छा, हो गया। हाँ, आएगा तो वहीं यहीं पे हो गया। एग्जांपल रेजिडेंशियल ही खोलना है, पूरी चीजें कल से हम ई कॉमर्स शुरू करेंगे, हमें तो यूजर उनके लिए ठीक है। और ई कॉमर्स में हमें 3 से 4 दिन लगेंगे। 3 दिन हमारे पास इस वीक में है। अभी आज वेडनेसडे है, यस सर, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन है। 2 दिन है और 2 दिन मंडे ट्यूसडे लगा लो। ये 4 दिन में हमारा ई कॉमर्स खत्म हो जाएगा और फिर हम SEO शुरू हटाया करेंगे। थोड़ी है। मेरे जब मेरी वेबसाइट पे किसी ने नहीं हटाया तो देख लो, नहीं हटाया, हटाया। Chrome से नहीं एनी क्वेश्चन? जो हम मैप लगा रहे हैं उसमें, जैसे आपके मैप लगाया था उसमें एड्रेस आपका आ गया था, अब तो उनका मैप लिंक में क्या हमें पहले से फीड करना पड़ेगा कहीं आपने एड्रेस क्या? उनका लिंक देखो, गूगल मैप पे अगर आपने अपना मैप अपना एड्रेस रजिस्टर किया हुआ है, नहीं किया होगा, नहीं किया हुआ तो वो नहीं दिखाएगा। कैसे करते हैं? वो गूगल माई बिजनेस अलग मॉड्यूल होता है, पेड है, पेड। पेड नहीं है वो। अच्छा, गूगल माई बिजनेस मॉड्यूल होता है, उससे आप अपनी लोकेशन रजिस्टर करते हैं, ठीक है। वो भी बता देंगे SEO के साथ ही। गूगल माई बिजनेस पे जाकर के हाँ। अपनी लोकेशन रजिस्टर्ड कर। बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, उसमें आप अपना एड्रेस बताते हो, लोकेशन प्रॉपर मार्क करते हो, उसके बाद वो रजिस्टर हो जाती है वहां पे। तब जैसे ये थैंक यू पेज आ रहा है, नहीं अब ये भी आ रहा है इसके साथ, नहीं थैंक यू वाला। वो तो टाइटल हटा दो आप हर पेज का या स्पेसिफिक पेज का हटा दो।
पेज टाइटल है ना वो तो। अच्छा सर, आपने उस दिन कहा था मैं वो आपको फोटोशॉप शेयर करूंगा, लिंक आप लोग डाउनलोड कर लेना। फोटोशॉप में अभी शेयर कर रहा हूँ। कल वाली वीडियो भी कल सुबह कर दी है वो, देखो सुबह हो गई। वो आज सुबह कर है। हाँ, तो कैनवा फोटोशॉप दोनों की हीट है क्या, या कैनवा है तो पर्याप्त? देखो फोटोशॉप और कैनवा दोनों का पर्पस अलग है। कैनवा वर्डप्रेस की तरह है, अवेलेबल कंपोनेंट्स को यूज करके आप अपनी पोस्ट बना सकते हो, लेकिन कुछ शेप्स ऐसी हैं जो आपको उसमें नहीं मिलेंगी। मुझे तो यही शेप चाहिए जी, तो वो शेप आप फोटोशॉप में ड्रॉ कर सकते हो या कोरल ड्रॉ में ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, उसमें कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं? नहीं हाँ, वो आपकी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। उसमें सब कुछ स्क्रैच से बनेगा, अवेलेबल कुछ नहीं है, आप सब कुछ ड्रॉ करोगे वहां पे, ठीक है। प्लस आपको कोई इमेज है, उसमें से कुछ कट करना है, हटाना है, पोर्शन फ्लिप करना है ना, वो सब आप थोड़ी उसमें कर सकते हो, है ना। ट्रांसपेरेंट बनानी है कोई इमेज, बैकग्राउंड हटानी है, वो थोड़ी कैनवा में कर सकते हो आप। कैनवा इज यूज फॉर असेंबलिंग कंपोनेंट्स, साइज भी चेंज हो जाएगा फोटोशॉप में। असेंबलिंग के लिए सिर्फ कैनवा। और हाँ, ये जरूर है कि इतने सारे एलिमेंट्स दे दिए गए हैं वहां पे कि जनरली आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। और कैनवा में मोबिलिटी है, सबसे बड़ी बात। मोबाइल से भी आप चलते फिरते पोस्ट बना सकते हो, ठीक है। अनप्रोडक्टिव काम करते हुए, जब आपके हाथ खाली हैं जिस काम में, वो काम करते हुए आप पोस्ट बना सकते हो, अदरवाइज वो टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। मोबाइल के लिए जो उसमें ऐप डाउनलोड करना, हाँ, और वही अपनी जिससे उसी ईमेल आईडी से रजिस्टर करो, वहां पे आ जाए। तो वो ऑटोमेटिकली वो जो आपने परचेज किया वहां भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सर फेसबुक की कोई वीडियो बना रही है आपने? फेसबुक की कोई वीडियो बना रही है? वीडियो तो सारी मतलब जो फेसबुक का आपने बताया होगा उसकी वीडियो बना रही है? वो तो सारी बनी हुई है, भेजी हुई है। फेसबुक की क्लासेस की कह रहे हो ना? सारी चाहिए आपको वीडियोस, दे देंगे सारी जिप मुझे करके। मेरा तो फेसबुक का अकाउंट ही वो उन्होंने बंद कर दिया, लॉक कर दिया। तो उसका कुछ नहीं हो सकता। चैनल पे डाल दो अपने, चैनल पे डाल दो अपने। चैनल पे कुछ तो डली हुई है। सर मैं डेट बता रहा हूँ। चैनल के लिए बहुत बड़ी हो जाती है वो वीडियोस, इतनी बड़ी कोई देखता पर नहीं। नहीं नहीं सर, उसका एक बेनिफिट होता है, क्योंकि ना हमें वॉचिंग आवर्स ही बढ़ाने होते हैं। लंबी वीडियोस के बेनिफिट भी हैं। अरे हम जैसे कुछ गरीब समझदार देख लोग लेते हैं। डाउनलोड भी कर लेते हैं, वो ऑनलाइन ना देख के डाउनलोड कर लेते हैं, तसल्ली से देखेंगे। उसमें भी लॉक हो गई तो उसमें हाँ, तो वॉचिंग आवर्स भी बढ़ेगी ना, क्योंकि ऑनलाइन जो देखेगा वॉचिंग आवर्स उसी के काउंट होंगे। मतलब जिसने क्रिएट किया उसको एडवांटेज नहीं मिलता। नहीं मिलेगा, हाँ, वो है नुकसान ना? है ना। आप ये स्टूडेंट्स को तो आपने दिए कॉन्टेक्ट करते हैं तो वहाँ का रिवर्ट मैसेज, जैसे हम वेबसाइट में थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग ऐसा कुछ करके आता है, तो वो क्या उसका किस में आता है? मैसेज अगर हम किसी को कांटेक्ट करते हैं, जैसे कभी कभी सर मेरे साथ आपको भी कांटेक्ट करते हैं, तो आपका रिवर्ट मैसेज आता है वो WhatsApp पे? WhatsApp वो तो ऑटो रिप्लाई है, ऑटो रिप्लाई बिजनेस अकाउंट पे, बिजनेस अकाउंट से होता है, बिजनेस अकाउंट का होता है। नॉर्मल का नहीं होता क्या? नॉर्मल से नहीं होता। मेरे ख्याल से तो हो जाता है, मैंने ट्राई नहीं किया। बिजनेस अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में ये फीचर्स है, बिजनेस अकाउंट में। ठीक है। सो कल दोबारा हम डिस्कस करेंगे अब ई फेसबुक अकाउंट कॉमर्स, का क्या करूँ जो बंद हो नया बना लो। सर उसमें ये 2000 लोग इकट्ठे किए थे इतनी मुश्किल से, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? दोबारा से इकट्ठे करो। नहीं तो वो तो उनको इनविटेशन भेज दो कि ये मेरा नया अकाउंट है। ऐड अकाउंट ही तो ब्लॉक हुआ है, नहीं मुझे नहीं पता वो ऐड अकाउंट है क्या है। ऐड अकाउंट ब्लॉक हुआ होगा, अकाउंट थोड़ी ब्लॉक हो जाएगा। नहीं, पूरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, ना, पेजेस कोई तो नहीं हुए हुए, पूरा अकाउंट ही ब्लॉक हो गया।